हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और इसके आगे आप जीके के और अभी मैथ्स के भी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है या बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है काम करते करते उसे बोरियत हो रही है। कभी भी आप इसमें बच्चे को गलत नहीं कहेंगे, तो हमारा ये वाला तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऐसा नहीं होगा। सीखने की योग्यता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। या फिर बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट वाला देखेंगे तो ऑप्शन क्या है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। मैकेनिकली आप उस काम को, एक ही काम को बार बार करवा रहे हैं, इससे बच्चा उससे बोर हो गया है। जब तक आप उसमें कुछ चेंज लाकर उसे इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे, तब तक बच्चे का सीखने में फिर से मन नहीं लगेगा। तो ऑप्शन आपका ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी, शिक्षक द्वारा विषय पर अधिकार, शिक्षक विद्यार्थी संवाद, पाठ्यक्रमों का समय पर पूर्ण होना। तो देखिए, एक अच्छी क्लासरूम तब कही जाती है जब वहां पर डेमोक्रेटिक टाइप का सेटअप हो, यानी कि वहां पर सबको महत्व दिया जाए। तो स्टूडेंट और टीचर दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, यानी यहाँ कांस्टेंट इंटरेक्शन हो रहा है, वही क्लास यहाँ पर ज्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संवाद। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर इज preparing lesson plan and teaching accordingly, to organize as many activities as possible, to maintain strict discipline, या D है providing learning opportunities according to the different learning styles of students। तो सबसे important जो responsibility या जिम्मेदारी शिक्षक की है वो ये है कि जितने भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ आपके क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी टीचिंग को प्लान कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो लर्निंग में पिछड़ ना जाए। ठीक है, सबका ध्यान आपको रखना है, सबकी क्षमताओं के अनुरूप आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द मेथड ऑफ रिसर्च एंड डिस्कवरी इज लेक्चर मेथड, इंडक्शन मेथड, डिडक्शन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। अनुसंधान और खोज की विधि कौन सी है जहां पर बच्चा बहुत एक्टिव होता है? तो ये है आपकी प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड क्या है, जहां पर सिर्फ टीचर एक्टिव है, टीचर जो है बोल रहे हैं, बच्चे जो है सिर्फ सुन रहे हैं। इंडक्शन और डिडक्शन क्या है आपका, आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि। आगमन विधि क्या होती है आपकी, जहां पर आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। डिडक्शन वाला क्या है आपका, जब आप रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड ऐसा मेथड है जहां बच्चा ज्यादा एक्टिव है, यहाँ पर बच्चा जो है खुद से खोज करके चीजों को सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, what should be the guiding principle in selecting audio visual material for use in the classroom। तो कक्षा में जब हमें टीचिंग लर्निंग एड यूज करनी है तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? सूटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, यूटिलिटी या ऑल ऑफ द अबव? तो ये सभी होगा। सूटेबल होना चाहिए, कक्षा के जो बच्चे हैं उनके मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, वो टीचिंग एड समझ में आएगी, तभी तो बच्चे उसके तरफ इंटरेस्टेड होंगे। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। और यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता आपके टॉपिक में क्या है वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर एनकरेज इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। निम्नलिखित में से सृजनवादी कक्षा कक्ष में कौन सी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है? तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, क्लासरूम डिस्कशन, ऑल ऑफ द अबव। तो संरचनावादी कक्षा कैसी होगी, जहां बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, तो बच्चा एक्टिव है यहाँ पर, तो एक्सपेरिमेंट भी करेगा, रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी होंगे यहाँ पर, क्लासरूम में डिस्कशन भी होगा। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं आपके हमें देखने को मिलते हैं एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज करेक्टली मैच्ड। अब आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है। कोलैबोरेशन लर्नर्स वर्क इंडिविजुअली, कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप लर्निंग, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉपी क्वेश्चन एंड आंसर, कंस्ट्रक्टिविज्म सेंट्रिक टीचर। तो यहाँ पे करेक्ट मैचिंग किसकी है वो बताना है आपको। तो देखिए, कोलैबोरेशन में तो दो या दो से ज्यादा लर्नर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे, यहाँ पे लिखा है वर्क इंडिविजुअली, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर ये वाला चेक करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां पर आपको समस्या समाधान करना है, तो सिर्फ कॉपी करना क्वेश्चन आंसर, ये तो समस्या समाधान नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म सेंट्रिक,
तो जहां बच्चा एक्टिव होकर अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है, वहां पे टीचर इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। जब आप कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ग्रुप लर्निंग होती है, जहां सब एक दूसरे के साथ जो है मिलकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन प्रेजेंट टाइम? आज के समय में शिक्षक की भूमिका क्या है कक्षाओं में? फैसिलिटेटर, सोशल वर्कर, स्पीकर, नन ऑफ द अबव। तो सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर है, सुविधा दाता है। यहाँ पर माना जाता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, बच्चे खुद सीखते हैं, आपको बस अवसर उपलब्ध कराने हैं, या बच्चे को जहाँ प्रॉब्लम आ रही है तब उसकी सहायता करनी है, आपको ज्ञान भरना नहीं है बच्चे के दिमाग में। तो सिर्फ फैसिलिटेटर है एक टीचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू। तो समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सेग्रीगेट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर ईच स्टूडेंट, foster an inclusive and supportive learning environment for all students, focus only on academic achievement and test scores। तो फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को सेग्रीगेट करने की यानी अलग अलग करने की बात की जा रही है, जबकि समावेशी में हम सबको साथ लेके चलते हैं। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन देना ये सही है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है। आगे भी बात करते हैं। फॉस्टर एंड इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों के लिए एक समावेशी और एक सहायक शिक्षण जो है, एक स्थिति परिस्थिति जो वातावरण क्रिएट करना है आपको सभी के लिए। एंड फोकस ऑन, ये भी सही है, ये भी सही है आपका। फोकस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट एंड टेस्ट ओनली, ये भी गलत है, सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। इन दोनों में से है तो आपके दोनों ही अच्छे, लेकिन यहाँ पर बेटर आंसर जो है आपका वो सी वाला है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू क्रिएट लर्निंग environments that are homogeneous and uniform, inclusive, exclusive and selective, diverse and inclusive, segregated and isolated। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा में हम बात क्या करते हैं, जहां पर सभी बच्चों को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग डिजाइन की जाती है, पूरा एजुकेशन सिस्टम उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे हमारे पास होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस भी देने होते हैं और इंक्लूसिव सेटअप होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सी वाला सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which of the following is an example of a constructivist assessment method? देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपका बहुत बार बार रिपीट हो रहा है डीएलएड की एग्जाम में, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चंस भी इसके ज्यादा लिए गए। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी मूल्यांकन पद्धति का उदाहरण है? बहुविकल्पीय परीक्षा, प्रदर्शन आधारित कार्य, सही या गलत प्रश्न, या रिक्त कार्य पत्रकों को भरें। तो यहाँ पर जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट देखने को मिलेगा वो होगा आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क, जहाँ बच्चा जो है अपनी ट्रू एबिलिटीज को शो कर सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस, कल्चरल बैकग्राउंड, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये सारी ही चीजें जो है आपके कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्निंग को प्रभावित करती हैं, क्योंकि बच्चे जो है अलग अलग गुणों वाले होते हैं, अलग अलग हेरिडिटरी फैक्टर्स उनके अंदर होते हैं, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन से आते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस सब चीजों का प्रभाव उनकी लर्निंग पे पड़ता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, जिनमें हमें भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विकार देखने को मिलते हैं, ऐसे बच्चों की क्या विशेषताएं हैं? हाई लेवल ऑफ सोशल पॉपुलैरिटी एंड पीयर एक्सेप्टेंस, कंसिस्टेंट एंड अप्रोप्रिएट इमोशनल रेगुलेशन, impaired social interaction and difficult emotions and advanced cognitive abilities and problem solving skills। तो देखिए पहला तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब इन्हें प्रॉब्लम है इतनी ज्यादा इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, तो पीयर एक्सेप्टेंस कम देखने को मिलता है। पीयर एक्सेप्टेंस मतलब सब लोग आपको कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना मानते हैं। देन कंसिस्टेंट एंड एप्रोप्रिएट इमोशनल रेगुलेशन, तो है ही यहाँ पर उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही नहीं आ रहा है, कैसे उसमें मैनेज किया जाए, ये होगा सही आंसर। इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन एंड डिफिकल्ट इमोशंस, अगर किसी को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, इमोशनल प्रॉब्लम्स है, तो उसे लोगों से इंटरेक्ट करने में दिक्कत होगी, अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी दिक्कत होगी, अपने इमोशंस पे काबू पाने में भी दिक्कत होगी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is a characteristic of constructivist classroom? Silent and individual workstations, teacher-centered instructions, open-ended question and discussions, rigid rules and procedures। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बच्चों को एक खुला मंच दिया जाता है, अपनी लर्निंग को खुद कर सकते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस और डिस्कशंस यहाँ पर होंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम
आज का टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन का। चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया मे एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन physical coordination and motor skills, reading and spelling skills, understanding and using language effectively, attention and concentration। तो ये आपका सही आंसर है, रीडिंग एंड स्पेलिंग स्किल्स। ठीक है, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू योर रीडिंग डिसऑर्डर। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन के। चलिए गाइस, बात करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। और इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसमें क्या पूछा है आपसे, P56, R+6, फिर रेशियो P54, R+3 is equals to 30800 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो यहाँ पे आपको इसका मतलब देखो क्या है, इसको ऐसे समझ लो। ठीक, तो जो ये ब्रैकेट में लिखा है 56, ये N है और ये आपका R हो गया। ठीक है, पूरा कंप्लीट R जो नीचे लिखा जाता है। और इसके नीचे आपका क्या है, 54 P R+3, और ये सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है 11:1, और आपको R का वैल्यू निकालना है। तो आप करेंगे क्या, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है NP R का, N का फैक्टोरियल और अपॉन में N - R का फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे दोनों में, तो ये 56 का फैक्टोरियल होएगा और ये कितना हो जाएगा 56 - R - 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 54 का फैक्टोरियल, और ये 54 - 3 का फैक्टोरियल। मतलब इसको माइनस करेंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे। 11:1। अब देखो क्या है, ये 56 का फैक्टोरियल मैं भी इसको एज इट इज रख रहा हूं, और ये 56 में 6 आपका 50 बचेगा, 50 - R का फैक्टोरियल, और ये डिवाइड में, तो इसको इनटू में लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा फ्रैक्शन, यानी 54 - 3 ये बनेगा 51 - R का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 54 का फैक्टोरियल, और ये 11। तो इसको आप लिख सकते हैं 56 गुणा 55 गुणा 54 का फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे लगा लीजिए, और इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पे 54 के फैक्टोरियल को एज इट इज। ठीक है, कट जाएगा, और इनटू में आप देख रहे हैं ये आपका 51 - R है, तो इसमें एक एक कम करते जाइए, इसमें मैं एक कम करूंगा, तो यानी मैं 50 - R का फैक्टोरियल इसको लिख सकता हूँ, और नीचे आपका क्या है 50 - R का फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल्स टू 11:1। अब ये बहुत आसान हो गया, ये 54 का फैक्टोरियल और 54 का फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। ये 50 - R का फैक्टोरियल 50 - R के फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच रहा है भाई, देखो 11 एकम 11, 11 पंजे 55। ठीक, और कुछ, सब आसान से है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको 56, अच्छा एक सेकेंड, 11:1 नहीं है यार, 11 कहाँ देख लिया मैंने, ये 30800 है। ठीक है, एक छोटी सी गलती कर दी मैंने, यहाँ पे 11:1 ले लिया, आई डोंट नो मैंने कैसे लिया, ये 30800 है, तो 30800। ठीक, 11:1 मैंने कहाँ पे देखा यार, अच्छा बाय मिस्टेक मैंने इसको, देखो ये इतना बड़ा नंबर है यार, तो इसको मैंने 11 गलती से लिख दिया है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपका 11 नहीं है, ये 30800 अपॉन 1 है, तो यही चीज यहाँ भी होगी। तो एक बड़ी मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 11 ना होकर के कितना है 30800, और ये आपका 55 ही रहेगा, कुछ कटा नहीं है। ठीक है, तो फाइनली क्या सॉल्व करना है 56 गुणा 55, और क्या है और कुछ नहीं है, हाँ एक इंटू में 51 - R है, और ये कितना है भाई 30800। बस अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो भाई 5 से तो काट देते हैं, 11 पंजे 55, 5 छिक्का 30, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छिक्का 30, 0। अब 11 से भी कर ही लेते हैं भाई, ये भी हो जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 6 बचा, 11 छिक्का 66 और 0। तो ये 56 से 10 बार कैंसिल होगा। तो ये बचा क्या भाई, यहां से जो बच रहा है वो ये है 51 - R बराबर 10। तो 51 - 10 बराबर R, तो R कितना आ गया 41। तो बहुत ही स्लो मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, आपको ये स्लो नहीं करना है, बहुत तेजी से करना है।
अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत टाइम लेके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है एक, तो इसमें मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। लेकिन प्लीज अगर आप ऑलरेडी इसमें काफी अच्छे हैं तो तेज तेज सॉल्व कीजिए, और कुछ आप ऑप्शन स्किप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पूरा कट करके दिखाया है, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, कि आप कुछ चीजें लिखे ना, उसको मन ही मन कट कर दें, और यहाँ पे जितना कम लिखेंगे उतना कैलकुलेशन आसान होती है, वरना ये ऐसा क्या हो जाएगा, मैसी हो जाएगा। जितना बड़ा बड़ा दिखेगा ना उतना दिमाग में भी कंफ्यूजन होगा। पता नहीं, जैसे सबसे पहला इनिशियल कंफ्यूजन कि भाई मैंने इसको 30800 ही नहीं लिया, पता नहीं कहां से दिमाग में आया। हो सकता है कोई पिछला क्वेश्चन ऐसा रहा हो, या मैं कुछ पहले प्रैक्टिस कर रहा हूं तो दिमाग में वो आ गया हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये सबके साथ होता है। तो आपको ऐसे जो मिस्टेक्स है उनको अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ चुका है भाई, 41। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला NC7 बराबर NC5 है, तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना भाई, NCR बराबर NCN-R, ठीक। तो वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, NC7 एज इट इज, तो ये हो जाएगा NCN-5। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, ये वाला। ऊपर दोनों में n है तो उसको कुछ नहीं करना है, इनको आप कंपेयर कर लो। 7 इज इक्वल टू N-5, तो यहाँ से n कितना आ गया, 12। आंसर आ चुका है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे 11:1, पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से आया 11:1, तो मैंने वहां पे उसको लिख दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 2NC3 और नीचे NC3, ये है 11:1। द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इज 11:1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहां पे आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला यूज करना है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल इंटू में r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो थोड़ा तेजी से करेंगे इसको। 2n का फैक्टोरियल, 2n-3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। और जो डिवाइड में ये आपका बाद में ऊपर जाके पलट जाएगा, तो पहले ही पलट दो भाई, n-3 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल, और ये कितना आ गया, 11:1। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2n को मैं खोलते हुए जाऊंगा और 2n-3 के फैक्टोरियल पे जाके रोक दूंगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 2n, फिर 2n-1, उसके बाद 2n-2, क्योंकि इसके बाद वाला क्या आएगा, 2n-3 का फैक्टोरियल, और वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके कैंसिल हो गए, और इसको मैं दिमाग में ही सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा बताता हूं, मैं इसको खोलूंगा, n इंटू n-1 n-2, फिर n-3 का फैक्टोरियल आएगा, वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा, n n-1, ठीक है, n-2, और ये 11:1, ठीक है। अब गौर से देखो, यहां पे आपका 2 कॉमन आ रहा है, इसको आप लिख सकते हो n-1, तो ये कैंसिल होगा इसके साथ, और ये n कैंसिल होगा इसके साथ, 2 दूनी 4, इसको यहां लिख दो। फिर ये आपका 2n-2 है, और नीचे आपका n-2 है, ये 11:1, ठीक है। अच्छा, ये 11, ये आपका 2n-1 होएगा, ये वाला पॉइंट। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 दूनी 8 है, -4 एकम 4, 11n -22, क्योंकि ये n-2 वहां पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 8n को इधर डालो और 22 को इधर लेके आओ, 22 में से 4 गया 18, और ये आ गया 3n, 3 6 18, तो n का मान 6, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स मीनिंगफुल और मीनिंगलेस दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। तो रोज में चारों अलग अलग लेटर है भाई, तो 4 का फैक्टोरियल, अगर कोई डिफरेंट होता तो उससे डिवाइड मारते, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, बाद में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा सॉल्व करके, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1,
4 तिया 12 दूनी 24 कम 24, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। In a committee of 8 person, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming that a person cannot hold more than one position? तो भाई 8 की कमेटी है, 8 लोग की, तो उसमें एक तो चेयरमैन चुनना है और एक वाइस चेयरमैन चुनना है। तो वो एक एक आप करेंगे, वो एक जो बंदा सिंगल है वो 2 पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो जब आपने 8 में से एक चूज करना है तो बचेंगे कितने, 7, तो 7C1, तो 8C1 इंटू 7C1 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा। 8C1 को सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा और 7C1 को सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, NC1 इज इक्वल टू N, मतलब अगर 8C1 है तो वो 8 हो जाएगा, 7C1 है तो वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसी NC0 आपको मालूम होना चाहिए, ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो कुछ छोटे मोटे शॉर्टकट आपको मालूम होने चाहिए। तो ये 8 7 56 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी मेड फ्रॉम द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड? ठीक है भाई, तो 10 क्या बोला इसने, हाउ कैन बी, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी मेड, यानी अरेंजमेंट करना है आपको। तो ये 10P4, 10 का फैक्टोरियल 10 माइनस 4 यानी 6 का फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा, 10 9 8 7, तो ये कितना आ गया आपका 90, ये हो गया, और 9 8 7 56, सॉरी माफ करना, लास्ट में 0, 9 6 54, हासिल लगो 4, हासिल लगो 5, ठीक है, 9 5 45 5 50, 5040, तो 5040 कौन से ऑप्शन में भाई, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो इससे कितने बनेंगे भाई, कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का फैक्टोरियल, रिपीट कौन कौन से हो रहे भाई, ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल। एल कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल। इसके अलावा कोई रिपीट हो रहा है, एच सिंगल है, बी सिंगल है और डी सिंगल है, बस इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 3 या 6, ठीक है। उसके बाद 5 3 15, 15 से 105 और 9 8 72, तो भाई मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो 105, अब 72 का टेबल तो भाई किसी को नहीं आता होगा, 2 5 10 कैरी 1, 2 1 2, फिर 7 5 35, हासिल लगो 3, फिर 3 7 एकम 7, तो 0 6 5 7 7 5 6 0, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A generous man wants to invite his 6 friends. In how many ways can he send invitation cards to those friends if he has 4 servants to send the invitation card? तो भाई 4 सर्वेंट है, उन चारों में से किसी को भी वो अपने 6 फ्रेंड्स के पास भेज सकता है, राइट। तो भाई पहले वाले में भी 4, मतलब टोटल 6 फ्रेंड है, तो 4 में से किसी एक को भेज देगा, 4C1, ठीक है, 4C1 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 1 2 3 4, 4C1 4C1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 4C1 कितना आएगा, 4, हर एक में 4 आएगा, 4 को आप 6 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 की पावर 6, ठीक है, 4 की पावर 6 एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा भाई। देखो 4 आप पकड़ोगे ना, देखो 4 की पावर 4 यानी 2 की पावर 8 हो गया, और यही बनेगा आपका 256। 256 को आप फिर 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 4 की पावर 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर 16, तो ये नंबर इन सारे नंबर से बड़ा बनेगा, समझ रहे हैं आप। ये नंबर बनेगा इन सारे नंबर से, नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, आ सकता है आ सकता है आ सकता है, देखो 16 6 96,
इसके चांसेस लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। फिर 16 पंजे 80, 80 और 9 89, तो 8 कैरी, 16 दूनी 32, 32 8 40, भाई बन गया बन गया। मुझे लग रहा था इसका नन ऑफ दीज होगा, लेकिन नहीं भाई, इसके चांसेस थे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अगला, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द ह्यूमर बी अरेंज्ड। तो भाई 1 2 3 4 5 6, 6 का फैक्टोरियल, आर 2 बार और यू 2 बार, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 6 5 4 3, 2 का फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल, एक बचा, तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा। 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 6 जी का 36, या 6 पंजे 30 कर लो यार, 30 गुणा 6, 6 3 18, 180। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, in how many different ways can the letters of the word distance be arranged in such a way that all the vowels come together। तो भाई एक तो vowel ये है, एक ये है, एक ये है, तो भाई 3 vowel आ रहे हैं, आई ए ई, इनको एक डब्बे में रखो। टोटल कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई 5 अलग डब्बे में आ गए, तो एक ही डब्बा 5 ही डब्बे, टोटल कितना हो गया भाई, 6 का फैक्टोरियल। इन पांचों में कोई रिपीट हो रहा है, डी टी एन सी, डी एस टी एन सी, नहीं कोई रिपीट नहीं हो रहा, इनमें भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं 3 के फैक्टोरियल के साथ, और इसको 6 का फैक्टोरियल, कोई रिपीट नहीं हो रहा तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा, ऐसी 3 के इनमें भी कोई रिपीट नहीं हो रहा तो 3 के नीचे भी कुछ नहीं आएगा। इसको सॉल्व कर दो, ये आ गया 6, और 6 का फैक्टोरियल यानी 5 का 120 होता है, तो देख लेते हैं एक बार, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 चक्को 12, 12 3 36, एक बार कर ही लेते हैं यार, 6 5 4 3 2, ठीक है। 6 पंजे 30, 3 चक्को 12, 12 3 36 दूना 72, 720, 0 6 दूनी 12, हासिल लगो 1, 6 7 42 और 1 43, 4320, ऑप्शन बी इज करेक्ट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 बॉयज सिट ऑन 8 चेयर। 8 में पहले 5 को बिठा लो, ठीक है, ये इस तरह से अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। कोई बंदा, अगर मैं इसको कर रहा हूं, इसका मतलब एक सीट पे बैठने का तरीका हो गया ना, 8 चेयरें और 5 बंदे बैठने, तो ये एक का अरेंजमेंट हो गया, इसको 5 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो। गॉट इट, यू विल गेट द आंसर। तो क्या आएगा भाई, 8C5, तो ये तो नंबर बड़ा जाना चाहिए, चलो चेक कर लेते हैं। 8 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये नंबर भाई कितना आ रहा है, 360, हाँ भाई ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, ऑप्शन ई इज करेक्ट। अंडरस्टूड। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने हैं बच्चे भाई, हाँ 5 बॉयज, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज आर देयर टू मेक टीम्स ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 5 बॉयज में 3 को सिलेक्ट करना है और 3 गर्ल्स फ्रॉम 4, तो 4 लड़कियों में 3 लड़कियों को सिलेक्ट करना है, 5 से 3, 5 का फैक्टोरियल, और नीचे कितना आएगा भाई, 3 का फैक्टोरियल, तो 5 4 और 3 का फैक्टोरियल नीचे कैंसिल, और 5 में से 2 का फैक्टोरियल नीचे आएगा यानी 2, और 4C3 कितना होगा भाई, 4 ही होएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 5 2 10, 4 जा 40, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। How many 5-digit telephone number can be formed using the digits 0 to 9 if each number begins with 67 and no digit can be used more than once। तो भाई 0 to 9 कितने हो गए टोटल, 10 हो गए ना, 0 भी काउंट कर लिया, फिर 1 से लेके 9 10, और 67 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 3 बॉक्सेस और भरने हैं उसके बाद, क्योंकि टोटल कितने हैं भाई, 5 डिजिट का है। तो भाई बच्चे कितने, 2 यूज हो गए, 10 में से 8 बचे, 8 में कितने भरने हैं, 3, 8P3, 8 का फैक्टोरियल, और 8 में से यानी 5 का फैक्टोरियल, 8 7 6, 5 का फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल, तो 8 8 से 56,
56 गुणा 6, 6 का 36, हासिल लगो 3, 6 पंजे 30, 3 33, 336, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In how many different ways can the letters of the word independence be arranged such that the first letter of the selected word is I and the last letter is P? I और P टोटल कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसके बीच में 10 और आएंगे। इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक तरीका। ठीक है, वन वे। तो ये 10 का फैक्टोरियल, बाकी 10 को अरेंज करने का तरीका ये हो गया। और ये तो फिक्स हो गया, आपने भर दिया, इनका एक ही वे है। इनको आपस में घुमा फिरा के कैसे भी कर लो। इनमें कोई रिपीट हो रहा है? आई तो एक ही बार है भाई। एन कितनी बार है? 1 2 3, 3 का फैक्टोरियल चेक कर लो भाई। एन एन एन, ठीक है। और इसके बाद डी, 1 2, 2 बार डी आ रहा है। फिर ई, 1 2 3 4, 4 बार ई आ रहा है। उसके बाद पी एक ही बार है। पी तो भाई पहले आगे मतलब लास्ट में सेलेक्ट कर दिया। डी ई एन सी, सी एक ही बार है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर यानी 10 9 8 7 6 एंड 5, 4 का फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 और 2 का फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कटा। 3 दूना 6, 5 दूनी 10, दूनी 20, 7 दूनी 14, 140। ठीक, 5 हो गया, 2 हो गया, करेक्ट। 5 चक्को 20 और 7 दूनी 14, यानी 5 खत्म, 2 खत्म, 7 खत्म, 2 खत्म, फिर ये 90। तो 2 जीरो लास्ट में आने हैं। 9 चौको 36, 9 एकम 9, 9 3 12, 12600। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड each having 3 vowels and 2 consonant can be formed from the letters of the word involute? तो भाई इसमें कितने हैं वॉवल? 1 2 3 4। ठीक है, 4 में से 3 वॉवल आने, 4C3। और क्या बोले इसने? 2 कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने भाई? एन है, 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 में से 2 को सेलेक्ट करना है। टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं भाई? 5। उनको अरेंज भी तो करोगे आप आगे पीछे करके, तो इंटू 5 का फैक्टोरियल। ठीक, तो कितना आएगा? 4C3 यानी 4, 4C2 यानी 4 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3, फिर 2 का फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल, फिर 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2 का फैक्टोरियल, तो 2 ऐसी, 2 2 जा 4, सो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और इंटू में 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा भाई? ये आएगा 360। 24 को 360 से गुणा करना है, तो भाई 36 को 24 से कर लो, लास्ट में जीरो लगा देंगे। 4 छिक्का 24, हासिल लगो 2, 4 3 12 2 14, 2 छिक्का 12, 2 3 6 1 7, 4 4 2 6 7 और 1 8, 8640। ये कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? ये कहाँ गड़बड़ हो गया? चेक कर लेते हैं। 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, 3 वॉवल 2 कॉन्सोनेंट, ये बहुत चेक कर ले। लास्ट क्वेश्चन है भाई। ए 1 2 3 4, 4 में से कितने सेलेक्ट करने भाई? 3, और कॉन्सोनेंट 2, 1 2 3 4, 4 में 2, तो ये 4 आ गया, गुणा 4 गुणा 3। ठीक है, हाँ बात समझ में आती है। और नीचे 2, ये भी ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, और 2 3 दोनों 6 6 को 24। 5 का फैक्टोरियल कितना है भाई? ओ माय गॉड, 5 का फैक्टोरियल आएगा 120। यहाँ गलती हुई है,
देखो कैसे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 को 20 दिया, 60 दूनी 120। ठीक है, वो एक्चुअली 7 का फैक्टर दिमाग में था इसलिए गड़बड़ हुआ। तो यानी एक क्वेश्चन हमने और गलत किया होगा, वो भी चेक करते हैं अभी। ठीक है, 120 ही आया। 120 को किससे करना है भाई? 120 को कर रहे हैं 24 से, लास्ट में 0, 12 चक्को 48, हासिल लगो 4, 12 24, 24 4 26। ठीक है, तो 2680, 26 अभी मैं ऐसे कर रहा क्या, 12 ओ 24, 24 में 4 ऐड करने हैं, 12 चक्को 48, हासिल लगो 4, 12 24 4 28, 2880। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा बताता हूँ। हमने कहाँ गलती की थी इस वाले में, हाँ ये यहाँ भी 5 का फैक्टोरियल और क्या बन रहा था 8C5, तो भाई ये कितना आएगा 120 आएगा। मैंने 360 लिखा था, मुझे ऐसा याद है। 8 का फैक्टोरियल, 8 - 5 यानी 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये आपका कितना आएगा 5 का फैक्टोरियल, तो भाई 120। तो एक काम करते हैं, इसको 5 का फैक्टोरियल ही रहने देते हैं, ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये बना आपका 8 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, नीचे आपका 3 का फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 8 7 56 या 6 पंजे 30, 3 चक्को 12, 120 गुणा 56, तो लास्ट में 0 आना ही है, 12 6 72, हासिल लगभग 7, 12 पंजे 60, 60 और 67, 6720। तो यहाँ पे 6720 नहीं है। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं। ये 5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, 8/6, 8 7 6 5 4, 3 का ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 6 पंजे 30, 3 चक्को 12, 120 ही आया, और 8 56, और ये आपका 0 लास्ट में आ गया, 12 6 72, हासिल लगभग 7, 12 पंजे 60 और 67। ठीक है, 6720, यानी नन ऑफ दीज ही आपका क्या करेक्ट आंसर है। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब वेन डायग्राम में जो आपके क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। तो ये आपका सबसे पहला सवाल है, और यहाँ आपको क्या बोला है, चिल्ड्रन बिलो 18 years of age, पर्सन हु एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट एंड पर्सन हु हैव वोटेड। तो ये पर्सन हु हैव वोटेड, ये आपका पर्सन एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट यहाँ आ गया, और द चिल्ड्रन बिलो 18 years of age ये आउटसाइड। तो आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैन, बॉयज एंड फुटबॉल प्लेयर। तो मैन, इसके अंदर बॉयज, फिर ये फुटबॉल प्लेयर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चूना, सीमेंट और ईट, लाइम, सीमेंट एंड ब्रिक, तीनों अलग अलग है भाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तीनों ही अलग अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभिनेता, पशु, पक्षी, अभिनेता अलग, पशु अलग, पक्षी अलग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, राज्य, देश, शहर, कंट्री, स्टेट, सिटी, कंट्री, फिर स्टेट, उसके अंदर, फिर स्टेट के अंदर सिटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी सिंपल था। इसे देखिए, समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपका बहुभुज आ गया, नहीं पॉलीगन्स, फिर उसके अंदर आ गया क्वाड्रिलेटरल, और उसके अंदर आ गया रोम्बस, जो कि उसका स्पेशल केस है, किसका, क्वाड्रिलेटरल का। तो सबसे पहले आपका पॉलीगन, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर आपका पॉलीगन, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। In a wedding reception, some guests were vegetarian and some other were non-vegetarian. Another group, despite being non-vegetarian, did not eat meat, but another group ate meat but did not eat fish. So, which of the following answer figure represent these figures? यानी भाई वेजिटेरियन, और इसको बड़ा बना लो, नॉन वेजिटेरियन। इसमें ये बंदे हैं जो आपका मीट क्या है, some okay another group despite being non-vegetarian did not eat meat, but another group ate meat but did not eat fish. ओके, ठीक है, तो एक तो ये क्लियर है कि भाई वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया, जो हमने यहाँ पे बना दिया।
ये वेजिटेरियन और ये नॉन वेजिटेरियन, ठीक। अनदर ग्रुप डिस्पाइट बीइंग नॉन वेजिटेरियन, मतलब वो है तो नॉन वेजिटेरियन बट वो मीट को नहीं खाते हैं, तो वो ये वाले हैं भाई, ये मीट नहीं खाते हैं, ठीक है तो नॉन वेजिटेरियन। और दूसरा क्या है भाई, बट अनदर ग्रुप एट मीट बट डिड नॉट ईट फिश, तो वो यहां आ गए, वो मीट तो खाते हैं लेकिन फिश को नहीं खाते हैं, तो ये दो ग्रुप इसके अंदर बन गए। तो आपका जो वेन डायग्राम होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। All the people who know English, some of them who know Hindi, and those who know Hindi also know Bengali. Which of the following Venn diagram represent the above statement? All the people who know English, all the people who know English, ठीक है भाई, इंग्लिश सब जानते हैं। Some of them know Hindi, and those who know Hindi also know Bengali. तो भाई एक ही बन गया, जो इसके अंदर आगे हिंदी भी जानता है और बंगाली भी जानते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जिसके अंदर ग्रुप है वो हिंदी और बंगाली दोनों को ही जानते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट, तो भाई ये बनना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट्स एनिमल वेजिटेबल पोटैटो, तो वेजिटेबल पोटैटो मतलब ये वेजिटेबल और ये पोटैटो, और एनिमल भाई सेपरेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। बिल्ली चूहा प्राणी, यानी प्राणी मतलब इसमें प्राण है भाई, ठीक है दोनों में ही प्राण है, तो ये बिल्ली आ गई, ये चूहा आ गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। म्यूजिशियन, प्लेयर, हार्पिस्ट, सॉरी हाँ हार्पिस्ट, संगीतज्ञ, वादक और वीणा वादक, ठीक है भाई। म्यूजिशियन, ये सिंदा वादक और ये वीणा वादक, ठीक है सही है भाई, ये सब म्यूजिक के अंदर ही आएंगे ना आपका, मतलब संगीतज्ञ के अंदर ही आएंगे ना, म्यूजिशियन के अंदर आएंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी दिमाग वाला नहीं था। पति पत्नी परिवार, पति पत्नी परिवार, ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट इट। विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान, साइंस में ही आपका बायोलॉजी आ गया, मैथ्स को सेपरेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट, औरत, माँ और डॉक्टर, औरत के अंदर माँ, ठीक है, और डॉक्टर औरत भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है, ठीक है, तो ये बनना चाहिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। पशुओं, गायों और कुत्तों, पशु, गायों और कुत्तों, तो ऐसा ना चाहिए, नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, सारे काफी इजी थे, ठीक है, बट थोड़ा सा भी अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ इनमें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो ये बहुत इजी टॉपिक है, तो ऐसे कुछ और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जहां पे आपको लगता है कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया है, वहां पे आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डाउट मत रखिएगा, डाउट जरा सा भी होगा कि नहीं यार ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है इस टाइप के क्वेश्चन को करने की, ठीक है। तो अगर इनकी प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो, यानी भाई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, थोड़े से और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और इनमें से एक ना एक आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो गाइज आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन जो आज का है वो है कि आपका जो सिंहली है, ठीक है, सिंहली एक भाषा है, वो किस देश की प्रमुख भाषा है? तो सिंहली जो है वो आपका जो हमारा नेबर कंट्री है श्रीलंका, श्रीलंका की आपकी, आप सभी ने देखा होगा जो इस तरीके का भारत का अगर नीचे को हम मैप देखेंगे, साउथ वाला मैप है, यहाँ पर एक इस तरीके से द्वीप है, वो आपका कौन सा है? वो आपका श्रीलंका है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित भारतीय शहरों में कौन सा अपने संतरों के लिए जाना जाता है? तो देखिए ये जो सारे प्रश्न है ना, ये किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो संतरों के लिए जो फेमस है वह शहर है नागपुर। कौन सा शहर है? वह शहर आपका नागपुर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों के लिए यानी स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है? देखिए अभी ये उत्तराखंड में है, और जब आपको पता है कि धरती के नीचे जो है लावा है, किसी चट्टान के नीचे लावा है तो उसके ऊपर पानी है, तो वहां से गर्म कुंड जो है वो आपका आता है, तो वह आपका कौन सा है?
वह है आपका गौरी कुंड। कौन सा है? वह है गौरी कुंड, जो कि केदारनाथ के पास आपका है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल जहां मंदिर के मुख्य देवता की, देखिए हम सभी ने देखा हुआ है कि मंदिर में क्या होता है, मंदिर में आपका गर्भगृह होता है, जहां पर भगवान की जो है, यानी जो मंदिर के जो मुख्य देवता है उसकी मुख्य मूर्ति रखी रहती है, वह है आपका गर्भगृह, उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। हु इज ऑथराइज्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया? भारत यानी राज्यों का संघ है। ये राज्यों की बाउंड्री बदलने का काम हमारी संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? हमारी संसद कर सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकती है? आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल नंबर 3 में ये चीजें कही गई हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ब्लैक सॉइल यानी जो काली मिट्टी है दक्षिण ट्रैप में पाई जाने वाली किस फसलों की खेती के लिए? तो वह होता है कॉटन की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत आपका महत्वपूर्ण है। 7th क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट? देखिए, जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, जब भी कोई सत्र शुरू होता है तब राष्ट्रपति का अभिभाषण वह आपका होता है। यह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आया? यह आया आर्टिकल नंबर 87 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आया? आर्टिकल नंबर 87 के अंतर्गत यह बात आपका आती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स जो है 2009 में जब था तो यह केवल ब्रिक था। क्या था? 2009 में ये ब्रिक था। 2010 में ये ब्रिक्स बना। ये 5 कंट्रीज का नाम है। ठीक है, बी ब्राजील, आर रसिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका। एस क्या है? एस जो है वह है आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अब तो इसमें देश आपका बढ़ गए, कुल मिला के जो है अब वह यहां पर 10 देश हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस देश के साथ अभी पिछले कुछ समय से हमारे जो विवाद वह चल रहा है। निम्न में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो यह है बांग्लादेश। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अब यह आपको जो सीमा कितनी शेयर करता है, अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो कमेंट में बताएं कितने किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल घोषित, अच्छा कौन सा नहीं, ये है वित्तीय आपातकाल। देखिए 3 आप लोगों को पता होंगे, कौन कौन से? 1, 52, 56 और 60। ये 3 है। यह जो है ये इमरजेंसी के लिए है, आपातकाल। यह जो है राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। यह जो है वह आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर? अच्छा, जो नदी पूर्व की ओर बहती है। ओके, नर्मदा, ताप्ती, इसका दामोदर है भाई। कौन सा है? दामोदर है। दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर जो है वो हुगली की सहायक नदी है। पश्चिम बंगाल हुगली की सहायक नदी है। बाकी ये सब जो है ये अरब सागर में गिरने वाली नहीं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? बिरजू महाराज जो है वह आपका कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13। ओके, ये चीन के साथ विवाद चल रहा था हमारा। किसके साथ चल रहा था? चीन के साथ। ठीक है, पेंगोंग त्से झील जो है यह आपका चल रहा था। ऑप्शन जो है चीन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है जी, तवांग मठ। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है वह कौन सा है? वह आपका तवांग मठ है। कौन सा है?
तवांग मठ। ओके, अगला प्रश्न 14 का डी हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये सारे जो है ये बौद्ध मठ है। ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों आपके लद्दाख रीजन में है। कहां पर है? यह जो है यह आपका लद्दाख रीजन में है। इससे पहले वाला जो ये है, यह खारे पानी की झील है। कौन सी है? यह जो है वह खारे पानी की झील है, भारत और लद्दाख और तिब्बत। ओके, चलिए अगला प्रश्न 15। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, अभी देखिए एक नई जातीय जनगणना की अभी बात हुई है, ठीक है। केंद्र सरकार ने उसको मंजूरी आपका दे दी है और इसका जो राइट आंसर है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? 15 का जो है, 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। 16, अ नेशन इज मेकिंग अ बुक रिटन बाय, ओके, अ नेशन इज मेकिंग, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका पुस्तक सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस का राजदूत जो है मेगास्थनीज, उसके द्वारा लिखी गई है। किसके बारे में बताया गया है? मौर्य वंश के बारे में बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया हुआ है। अगला प्रश्न 18, गुरु शिखर, गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न, एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ओके, पहली पानीपत की लड़ाई 1526 में, दूसरी पानीपत की लड़ाई 1556 में, तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761 में। दूसरी, अच्छा पहली को अगर हम देखेंगे, पहली जो है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई, जिसमें बाबर आपका जीत गया। दूसरी जो है वह अकबर और हेमू के बीच में। तो ये अकबर के सेनापति का नाम दिया, बैरम खान उसका संरक्षक। अकबर को 13 साल की उम्र में ही राजा बनना पड़ा था, तो बैरम खान उसका संरक्षक होता है। उसने हेमू के साथ लड़ाई की। तो अकबर और हेमू सन 1761 अफगान और मराठाओं के बीच में लड़ाई हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट, टंगस्टन का बना हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको फिलामेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 21, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किसके द्वारा आया? ये आया सन 1932 में। कब आया? 1932 में, जब गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, किसके बीच में? गांधी और अंबेडकर के बीच में आपका जो है क्या होता है? पैक्ट होता है, उसको पूना पैक्ट आपका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 21 का डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 22, विच इज द सिक्स्थ ऑफ द 18, हम सभी को पता है महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्वों में छठे पर्व में जिसमें आपका भगवत गीता का वर्णन है, वह कौन सा है? वह भीष्म पर्व है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 22 का जो है 22 का ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 23, NH3 अमोनिया, NH3 14 1 गुणा 3, तो 14 और 3, तो रेशियो क्या हो गया? 14:3। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 23 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, रोहतांग दर्रा कहां पर है? दर्रा क्या होता है? पहाड़ों के बीच में से सक्रिय मार्ग, जिससे उसको आसानी से पार करा जा सके। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहां पर है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। 25, which of the following works as a buffer between CPU and the main memory? इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी। कौन सा है? कैश मेमोरी। 25 का आंसर है ए।